हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन। क्लास 8 का चैप्टर है और बायोलॉजी के अंतर्गत आता है ये चैप्टर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना। 5वां चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, उसको देख लेना, पौधों वाला। ठीक है, तो अब जंतुओं में जनन पढ़ते हैं। आपने पाचन, परिसंचरण, श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविका के लिए आवश्यक है। आप पौधों में जनन प्रक्रम के विषय में भी पढ़ेंगे। जनन जाति स्पीसीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। इस बात को मानें कि जीवों के जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों को पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। देखो, हमारा जो शरीर है ना, उसमें रक्त का परिसंचरण है, हम सांस लेते हैं। मनुष्यों में नहीं, प्रत्येक जीव की बात कर रही हूँ मैं। जो सजीव है, जो सांस लेता है, उसमें एक पाचन क्रिया होती है, परिसंचरण होता है उसमें। ठीक है, सांस लेता है। ठीक है, और ये एक उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। यानी किसी भी जीव को अगर जीना है तो उसे सांस लेना, ये तो उसके अंदर होना ही चाहिए ना, वरना वो क्या बोलते हैं, वो जीव कैसे होगा। जो जिंदा है, जो जो है बोल सकता है, सुन सकता है। ठीक है, कुछ जानवर तो बोल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जिसपे मतलब श्वसन लेने की क्षमता होती है। ओके, इसमें हम कुछ स्पीसीज के बाद जनन जाति के बारे में जानेंगे। अगर मान लो कि जीवों में जनन होता ही नहीं, तो जो है सीधी सी बात है, हम भी नहीं होते। कोई भी जीव जो होता है, ठीक है, उसके अंदर अगर जनन क्षमता होती है, ठीक है, तो जो है, जो पीढ़ियाँ हैं वो आती हैं, जाती हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जनन की विधियाँ। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं को बच्चे के नाम सारणी 6.1 में भरने का प्रयास कीजिए, जैसा कि क्रम 1 से 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। आपने ओके, ये है, जैसे ये जंतु है मनुष्य, तो उसकी संतति शिशु, वैसी बिल्ली, जो आपका और चीज़ें, तितली, मुर्गी, मेंढक, कुत्ता। ठीक है, इन सब के जो बच्चों को क्या कहते हैं। ओके, क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को जन्म होते हुए देखा होगा? क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली, कैटरपिलर, किस प्रकार जन्म लेते हैं? ठीक है, बिलौटे, पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आपने सोचते हैं जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते हैं जैसा कि वो अब दिखाई देते? आइए पता लगाते हैं। पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां हैं। एक है लैंगिक जनन और सेकंड है अलैंगिक जनन। ठीक है, ओके, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक, लैंगिक जनन। क्लास 7th में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। ठीक है, तो फिर आपने पढ़ा है, से क्लास 7 को समझ आ जाएगा। आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा होगा, इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद हो कि लैंगिक जनन वाले पौधों में नर और मादा जनांग भाग होते हैं। क्या आप इन भागों को नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्म बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मज बनाते हैं। यह युग्मज विकसित होकर एक नया जीव बनता है। इस प्रकार का जनन, जिनमें नर या मादा युग्म का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं। देखो, हम मनुष्य का उदाहरण है, तो मनुष्य ही लेते हैं। ठीक है, ओके, नर और मादा ये जीवों में भी होता है। ठीक है, जिसमें नर और मादा होती है। ओके, नर और मादा, इनके जो युग्मज होते हैं, क्या होते हैं? युग्मज, जो मिलते हैं। ठीक है, ओके, तो जब युग्मज मिलते हैं तो एक मनुष्य का निर्माण होता है। ओके, क्या कहा जा रहा है? अगर नर
मादा का युग्मज, ठीक है, मिल जाते हैं तो एक मनुष्य या एक जीव पैदा होता है। समझ गए? तो अभी हम मनुष्य की स्थिति की बात कर रहे हैं। नर जनन अंग, नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, ठीक है, क्या होते हैं? एक जोड़ा वृषण होता है, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शीशन लिंग होते हैं। ओके, मैंने क्या कहा कि एक जनन अंग जो होता है, नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण होता है। क्या होता है? एक जोड़ा वृषण होता है। तो एक जोड़ा वृषण होता है, 2 शुक्राणु नलिका होती है। क्या होती है? शुक्राणु नलिका। एक सीसन लिंग होते हैं, एक सीसन यानी लिंग होते हैं। चित्र 6.1 दिखेंगे अभी। ओके, वृषण नर युग्म उत्पन्न करते हैं। हमेशा याद रखना, जो वृषण है वो कौन उत्पन्न करता है? नर। वृषण जो है नर उत्पन्न करता है, और युग्म उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। फिर क्या बनता है? शुक्राणु। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। चित्र 6.2 देखिए, जिनमें शुक्राणुओं का चित्र दिखाया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग, एक पूंछ होती है। क्या होता है? सिर, मध्य भाग और पूंछ। सिर होता है, मध्य भाग और पूंछ। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका सामान्य घटक पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, ये है मानव का नर जनांग। ठीक है, अगर जब हम इसमें यहाँ पे देखते हैं तो एक शुक्राणु नलिका होती है जो आपको दिखाई दे रहा है, एक शीशन दिखाई दे रहा है और एक वृषण। ओके, वही कहा जा रहा है जो वृषण होता है, ओके, जो वृषण होता है वो एक ही होता है। ओके, जबकि जो शुक्राणु होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, वृषण एक जोड़ा बोल रहा है ना वो, तो एक जोड़ा बराबर 2 हो गया, ये समझो। ठीक है, तो मैं अगर एक बोल दिया तो ये मत समझना कि मैंने गलत बोल दिया। एक जोड़ा बराबर 2। ठीक है, 2 शुक्राणु नलिका और एक लिंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक जोड़ा वृषण, ये है शीशन, ये, और ये है शुक्राणु नलिका। ये देखो नलिका। ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, अब देखो, ये है मानव शुक्राणु जिसमें सर, मध्य भाग और पूंछ होता है। ये हो गया सर, ये है इसका मध्य भाग और ये है इसकी पूंछ। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। देखो क्या क्या बोला मैंने, एक जोड़ा वृषण यानी =2। ठीक है, एक होता है सीसम। ठीक है, ओके, और शुक्राणु में क्या होता है? एक मध्य भाग, पूंछ और सिर होता है। ठीक है, और शुक्राणु नलिका होती है। क्या होती है? शुक्राणु नलिका। अब देखो, ये है मादा जनन अंग। ओके, मादा जनांगों में एक जोड़ा अंडाशय होता है। क्या होता है? एक जोड़ा अंडाशय। वहाँ वृषण था, यहाँ अंडाशय है। ठीक है, जिसे डिंब वाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी तथा गर्भाशय ये होता है। अंडवाहिनी ये है, और अंडाशय, और यह है गर्भाशय। ठीक है, अंडवाहिनी यहाँ पर है, ये है अंडवाहिनी, ये है अंडाशय, ये है गर्भाशय। ओके, अब ये समझ आ गया। अब यहाँ पे से मादा युग्म उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। देखो, ये है मानव अंडाणु, ये है केंद्र किसका? न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं।
मानव यानी स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक विकसित अंडाणु और डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होता है। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु क्या है? एकल कोशिका। क्या है? एकल कोशिका। ओके। ये देखो, ये है निषेचन, यानी यहाँ पे से जा रहे हैं। ये कौन? ये हमने पढ़ा था अभी। क्या पढ़ा था? मानव, शुक्राणु।